बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कि ईरानी प्रेसिडेंट का तैयारा क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी समेत उनके वज़ीर ख़ारजा समेत 4 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। इस हादसा की क्या वजूहात थी तो बाद में सामने आएगा, लेकिन इस हादसा से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है अफसोस पाया जाता है और पूरी दुनिया ने जो है वो मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान को अपनी अपनी तय जो है वो सपोर्ट भी फराहम करने की कोशिश की और पेशकश भी की। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रियासी इदारों से मुतल्लिक बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं और वही मिसिंग पर्सन वाला मामला और जस्टिस उमर जो है वो कियानी साहब जो है उन्होंने जिस तरह रिमार्क्स दिए, जिस तरह जो है वो समाअत हुई, वो सुन के लगता है कि कुछ होने वाला है। और कभी तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को सामने बिठा के पूछेंगे और कभी सेक्रेटरी दिफा को जो है वो नोटिस और इस तरह की जो है बातें की गई, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं और पार्टी की कमान संभालने से पहले उन्होंने जो है वो मियाँ साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं उनके मुतल्लिक भी सवाल उठाए कि उनकी ऑडियो लीक जो है वो सामने आने के बावजूद उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या उन पर नैब के केसेस नहीं बनते, क्या किसी जज पे जो है वो नैब के केसेस नहीं बन सकते, ये उन्होंने सवाल उठाए। इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन के अडयाला जेल की क्या सूरत हाल है, जहाँ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है मुलाकातें करते हैं, पैगामात आते हैं बाहर, लेकिन मुलाकातों के बाद जो है वो क्या सूरत हाल पैदा होती है, कभी PTI के अंदर कभी PTI के बाहर जो है वो सूरत हाल देखने को मिलती है। मुख्तलिफ बयान सामने हैं। मोटर साहब मौजूद होंगे, नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून से, सर आपका शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब। और हुमायूं महमूद साहब, डॉक्टर साहब आपका सर शुक्रिया तहरीक इंसाफ से। हुमायूं साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जो आज अफसोसनाक वाक़या सामने आया ईरानी प्रेसिडेंट की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें वो जाँ बहक हो गए, क्या कहेंगे? ईरानी प्रेसिडेंट चंद दिन पहले ही पाकिस्तान आए थे और उनका तैयारा क्रैश हो गया, जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान ईरान के जो तल्लुकात हैं उस पर क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या कोई हो नहीं सकता। और ईरान जो पाकिस्तान का एक नेबर है और आपको पता है कि नेबर्स जो होते हैं उनका हमारे जो मज़हब है उसमें बहुत ज़्यादा उनका हमारे ऊपर हक होता है। जी। और जिस तरीके से मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितनी उनके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं तो ही वो बहुत अच्छे इंसान थे। अब मैं उनके तैयारे के बारे के लिहाज से कर सकता हूँ, मतलब मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना था वो ये था कि ये तैयारा जो इसको पता नहीं ख़ास वो कहते हैं तैयारा कहते हैं हेलीकॉप्टर, ये ख़ास तैयारा है, मतलब ख़ास हेलीकॉप्टर है। वो कहते हैं कि ये इतनी आसानी से ये क्रैश नहीं हो सकता। इसके अगर इंजन एक ख़त्म हो जाए, दोनों ख़त्म हो जाए, तब भी ये ऑटो रोटेशन की वजह से आराम से उतारा जा सकता है। तो जिस तरीके से जो इसके पीछे वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या क्या नहीं। और या फिर जैसे बहुत सारे जैसे JF कैनेडी जैसे बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस लेवल पे, तो वो अपनी जगह है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक दुनिया में एक अच्छे इंसान की कमी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अच्छे इंसान एज अपोज टू बुरे इंसान जो है ना, उनकी रेशियो जनरली ऐसा होता है कि कम होती बुराई ज़रा ज़्यादा होती है, अच्छाई ज़रा कम होती है। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसमें आगे क्या होगा। चलें नासिर भट्ट साहब, अभी तो ईरानी प्रेसिडेंट आए थे हमारे पास, उनका बड़ा तूफ़ानी दौरा था, जो है वो इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, कराची गए और मुलाकातें भी हुई, MOU भी साइन हुए, कुछ सरमायाकारी की बातें हुई। तो आज वो हमें नहीं है सर, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी जो है वो भी उन्होंने भी शोक मनाया है, अफसोस का इजहार किया है, क्या मौक़िफ़ सर हुकूमत का? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। एक हमसाया मुल्क का सदर, और वो कुछ दिन पहले इधर आए भी थे, और दुनिया को पता है कि ईरान और पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सुई गैस की वो पाइपलाइन भी सारा, और वो एक हम कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त से महरूम हुए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर था वो बड़ा ही महफूज था,
और उसको वो मैंने कोई पिक्चर भी देखेंगे उसको आग लगी हुई है पहले ही। तो इस तरह की कुछ चीज़ है, लेकिन इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन अब पीएम साहब ने भी इस पर बड़ा अफसोस का इजहार किया, सदर साहब ने भी किया, और एक दिन के लिए उन्होंने शोक का भी ऐलान किया है। तो अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे और ये चीज़ जो सामने आनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं और बड़े ही जो है वो अज़ाइम लेके सियासत में दोबारा इन होने जा रहे हैं। पहले भी सियासत में इन है, लेकिन पार्टी की कमान संभालने से कुछ असर पड़ेगा? कोई बातचीत कोई तरीके इंसाफ के साथ या मियां साहब के साथ कोई चांस है कोई? देखिए, वो उनके पार्टी का अपना मसला है, वो कमान संभालें या मुल्क से बाहर जाएं। उनकी पार्टी वालों को तो पूछना चाहिए कि जी आप हमसे गिला करते हैं, आवाम को पूछना चाहिए उनसे कि जब ये गिला कर रहे थे, अभी रिसेंटली सुना है गिला कर रहे थे कि आवाम कभी आई नहीं है, वो वोट को इज्जत दो वाली बात थी, और फिर कभी नहीं है। भाई सवाल तो आवाम आपसे पूछती है कि हर दफ़ा आप बाहर क्यों चले जाते हैं मुल्क छोड़ के। ये इस मुल्क में, मुझे एक बात बताएं, आपका मुल्क में स्टेक क्या है? आप यहाँ पैदा हुए थे, आप यहाँ बड़े पले बड़े हैं, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, आपके बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, वो बाहर कैसे चले गए? आप इस मुल्क के कहते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों की हुई है? आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, आप बाहर कैसे चले गए? आप जब भी जो 2 दफा आपको अंदर किया था तो आप डील करके मुल्क छोड़कर क्यों चले गए? सवाल तो ये उठता है आप गए क्यों थे? मतलब आप इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, या आप इस मुल्क में सिर्फ आ जाते हैं इस लिहाज से कि भाई क्या कह सकते हैं, जब तक हमारी हुकूमत है तो हम इस मुल्क में, जिस दिन हुकूमत नहीं है तो मुल्क से बाहर चले गए, वहां पे जाके एवन फील्ड। अच्छा, अब सवाल एक और भी आ जाता है, एवन फील्ड तो अपनी जगह पर थी, ये वन जो हाइट पार्क है उसका भी आप अपना मसला है, जो मलिक रियाज साहब ने उनसे ख़रीदा है, 50 मिलियन पाउंड का था, ओवर मतलब उसको इन्फ्लेट करके वो ख़रीदा है, वो क्या मसला था? वो आपके पास कहाँ से आ गई? एक चीज़ तो नहीं है, 100 चीज़ें। तो अगर आप हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके पास आपका पार्टी आपको मार रखती है, एज अ प्रेसिडेंट बनाती है, आपको जो मर्जी बनाती है बनाए, वो दैट्स बिटवीन यू एंड योर पार्टी। लेकिन सवाल तो एक उठता है कि आप हर दफ़ा अपनी पार्टी वालों को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? वो पहली पार्टी है कि जिसमें लीडर जो है ना अपनी पार्टी वालों को छोड़ के बाहर चला जाता है, बाकी पार्टी वाले इधर ही होते हैं। क्यों गए जी बाहर? यही सवाल उठता है बार बार कि मियां साहब बाहर क्यों चले गए? मियां साहब के जो है वो एवन फील्ड जो है वो ऑल्दो सारे नैप केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सवाल फिर उठाया जा रहा है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने बात की कि मियाँ साहब के बेटे बाहर बिजनेस करते हैं, वो कारोबार करते हैं, ऐसे ये कह रहे हैं। इमरान खान की तो बीवी बच्चे रहते ही वहाँ हैं, उनका क्या स्टेक है इधर? और दूसरी बात यह, आपने बात की, देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या सज़ा मिली जब ये 28 मई जो हम मनाते हैं अभी, वो इंडिया ने किए 5 धमाके। उसके जवाब में अमेरिकन उसका सदर था उस वक्त क्लिंटन, आई थिंक, ठीक है, उन्होंने बेताब कोशिश की, मियाँ साहब को फ़ोन किए कि आप ये पाकिस्तान जो ये न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, ये आप ऐसा ना करें, आप इतने अरब ले लें पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये काम ना करें। नवाज शरीफ ने अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए खुददारी, एक देखे ना, गैरत होती है ना इंसान की। अगर हम साया मुल्क 5 धमाके करता है तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म में फिर 6 धमाके होते हैं, उसकी सज़ा क्या मिलती है? फिर मुशर्रफ आ जाता है, ठीक है, वो खू कर लेता है, एक जमहूरी अवामी नुमाइंदे वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, उनको वो हटा देता है, उनके ख़िलाफ़ केसेस चलते हैं, उनको हथकड़ियाँ लगा के, आप मुझे बताएं कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा करता है? उनको दहशतगर्द बनाते हैं, उनके लिए सज़ाए मौत की जाती है कि बनाई जाए। लेकिन नवाज शरीफ अपनी बात पे खड़े रहे, डटे रहे। मुशर्रफ 10 साल इस मुल्क पे काबिज रहा। कहते हैं बाहर चले गए जी। मैं नहीं, देखे ना कैसे बाहर चले गए। हमारा लीडर जो है वो अडयाला में पड़ा हुआ है, मियां साहब बाहर चले जाते हैं। अडयाला में जो इनका लीडर पड़ा है ना, अडयाला में इनका जो लीडर है उसके साथ कोई नहीं है। इनके जो बंदे हैं ना, एक दिन टीवी में 10-10 बंदे आते हैं, हमारा इमरान से कोई ताल्लुक नहीं। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता। इमरान खान अभी क्या कहता है कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है। जो जमहूरी होता है ना लीडर, वो हुकूमत से बात करता है, और अपोजिशन में होता है तो हुकूमत से बात करता है, हुकूमत में होता है तो अपोजिशन से बात करता है। मुल्की मसाइल का हल इसमें आता है। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ को जब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, यहाँ की रजीम जिसमें एक फैज़ था, एक
बाजवा था, एक साकिब निसार था, एक आसिफ सईद खोसा था, एक इजाजुल हसन बंदा था, और एक उस वक्त तो बाजवा क्या नाम है, फैज साहब नहीं थे, इससे पहले जो ISI के थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को, ये जो धरना हुआ था लंदन प्लान, ये यही था ना कि मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया जाए, वो लंदन प्लान सामने भी आया, नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं देना। फिर जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ कि आर्मी जो चीफ जस्टिस साकिब निसार था, उसने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ हुआ क्या, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। सही है। फिर उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा जी आप जो है सदर क्यों है अपनी जमात के, हम आपको उनसे भी हटा रहे हैं। और हुआ क्या कि जब इलेक्शन सेनेट के आए तो मियां नवाज शरीफ के साइंसदार पार्टी के लीडर थे, तो साकिब निसार साहब ने कहा जी आपने साइन किए हैं, जो सेनेटर बनेंगे वो आज़ाद बनेंगे, क्यों कि आप डिस्क्वालीफाई हैं। फिर वो उनका एक मिशन था कि जब सेनेटर बनेंगे उनको फिर वो अपने बंदों से मिला के आपके सामने वो चेयरमैन सेनेट कैसे बना। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क के लिए आप मुझे बताएं नवाज शरीफ के अलावा कहाँ तरक्की हुई, किस दौर में तरक्की हुई? सिर्फ मियां नवाज शरीफ के दौर में। PTI दौर में बड़ी तरक्की हुई। क्या तरक्की बताएं, क्या तरक्की हुई बताएं जी। मैं बात खत्म कर लूँ, ये जरूर बताएं। नवाज शरीफ, इमरान खान क्या कहता था, ये चोर है। चले मैं ये कहता हूँ, 1 मिनट सुने बात तो 1 मिनट बंद कर लें। आप उसके 4 साल दौर में पूछें इमरान खान आपने क्या किया, वो किधर गया? रस्तु उमर जो कहता था 90 दिन में मैं IMF से भी जान छुड़ा दूंगा और पाकिस्तान के कर्ज सारे वोट पड़े हैं सर, बड़े PTI को वोट पड़े हैं, सेहत कार्ड था उनका। वो आपने देखा ना ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ, अभी सारे हार गए। तो ये चलें पीपल पार्टी हमारे साथ है, सेंटर साहब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी से। ताहिर साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा, एक तो मुबारक आपको, मुल्तान अपने जो है वो जीत लिया है सर। क्या जो है वो मुल्तान में क्या वो अपना गिलानी साहब की हमारी सीट थी, वहाँ पे तहरीक इंसाफ क्यों जो है वो फिर पीछे रह गई? इनका तो दावत है कि जो है वो 30% वोट है इनका और जो है वो सारी चीज़ें इनकी हैं, लेकिन क्या कोई वर्किंग आपकी ज़्यादा थी या गिलानी साहब का कोई इन्फ्लुएंस था कि आप फिर जीत गए? नहीं, कुछ हमारी भी वर्किंग थी और कुछ ये भी था कि जो पहले उनको वोट पड़े थे वो इस्तीफा नहीं पड़े जी, क्योंकि उस वक्त ज़रा जख्म ताज़ा था और लोग बाहर निकले थे, शायद ये वजह हो। ठीक है, तो यही हुआ कि इस दफ़ा वो वोट नहीं पड़े। तो रिजल्ट ये इलेक्शनों में होता रहता है, कभी कोई पार्टी जीतती है, कोई जी। तो ताहिर साहब मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ नून लीग की जो है मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो पीपल पार्टी का क्या स्टांस है? कोई मुज़ाकरात आगे चलने चाहिए या होने चाहिए? कोई मुल्क की बात हो, कोई पार्लिमान की बात हो, कोई कानून साजी की बात हो? नहीं, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के बातचीत करके आगे बढ़ा जाए। जो सियासी अमल है वो डायलॉग का मुतकाज़ी है कि उसमें मुकालमा रहे, बातचीत हो। ये तरीका ठीक नहीं है कि एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें और आपस में बैठ के बात ना करें। मैं नहीं समझता, और ये कि कब तक हम माजी में फंसे रहेंगे। हमें आगे की सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क के अवाम को मसाइल हैं और उनके सॉल्यूशंस पर बात करें, क्योंकि अगर उनके सॉल्यूशंस नहीं हुए तो फिर तो काफ़ी दुश्वारी हो जाएगी। चलें, बातचीत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब बताएं ना जी, कहाँ सेहत कार्ड की वजह से वोट मिले या बाकी अभी टेरियान केस भी जो है वो ओपन हो गया है, उसकी भी समाअत हो रही है, और कोई तोशाखाना केस भी दोबारा से कोई नया केस बनने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि ये टेरियन केस 2 दफ़ा जो वो होते हैं ना कि वो क्या होता है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है या उसके सस्टेनेबिलिटी होती है, वो 2 दफ़ा ये उस पर ख़त्म हो चुका है। तो मुझे नहीं पता कि ये तीसरी बार या किस तरीके से आ रहा है, किस कोर्ट लेकर आ रहा है। देखिए ना, कोर्ट तो बहुत कुछ लेकर आ सकती है ना, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी भट्ट साहब जो है ना, मेरे ख्याल में भट्ट साहब को शायद हिस्ट्री का उतना पता नहीं है, काफ़ी अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इस तरह हुआ था जो जब ये 1998 की बात करते हैं और ये बताते हैं कि
जो बिल क्लिंटन ने कहा था कि जी $5 बिलियन हम कर लो। अच्छा, उस वक्त मैं बात बताता हूँ, 4 लोग थे पाकिस्तान में जो इस चीज़ के अंदर थे। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ, तीसरे जो थे AQ खान साहब जो कि इस पूरी चीज़ के मतलब सेंट्रल उसमें थे, उन्होंने ही सब कुछ वो डेवलप किया था, और चौथे थे फॉरेन मिनिस्टर साहब, इनके फॉरेन मिनिस्टर थे गोहर अयूब खान साहब। ये 4 लोग थे। उन 4 लोगों में से एक बंदा कहता है कि मैंने कोई डील नहीं की बिल क्लिंटन के साथ। आप मुशर्रफ साहब के बयान निकाल के देख लें, आप गोहर अयूब साहब के बयान निकाल के देख लें, आप AQ खान साहब के बयान निकाल के देख लें। मियां नवाज शरीफ ने $5 बिलियन एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, AQ खान और मुशर्रफ ने कह दिया था कि इस तरह की बिल्कुल बात नहीं होगी। ये मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर आप आज जाके उन सब के इंटरव्यूज चेक कर ले, वो उस वक्त के जो गवर्नमेंट थी ना, उनके सबसे 4 इंपॉर्टेंट पोजीशन वाली थी, उनमें से 3 बंदे एज अपोज टू 1। मुझे एक बात बताएं, इस हॉल में अगर हम 4 बंदे हों, 3 मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, मैं अकेला एक बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? 3 की बात मानी जाएगी। एग्जैक्टली। और वो 3 भी, अच्छा उनमें से मैं मान लेता हूं कि चलें ठीक है, मियां मुशर्रफ जो है ना वो तो इनके खिलाफ बोल रहे होंगे ना, गोहर अयूब तो इनके अपने ही बंदे थे ना, ठीक है। AQ खान साहब का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, उनका तो कोई नहीं था। कोई ये कह देता, कोई ऐसी बात कर देता, तो लेकिन उन तीनों की बात एक जैसी थी। तो कहते हैं कि हमने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जो उन दिनों में जो 4 लोगों के बयान थे, मैंने 4 लोगों के बयान आपको बना दिया। फिर एक उन्होंने अभी बात की, इन्होंने कहा कि PTI के लोग 10 छोड़कर चले गए थे। मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूं। जब PMLN की 2/3 मेजॉरिटी थी ना, इनके ऊपर सख्त वक्त आया, मुशर्रफ की वजह सख्त वक्त आया। उसमें पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से 25 सीटें रह गई थी, इनके अपना लीडर बाहर भाग गया, और 25 सीटें रह गई थी 2/3 मेजॉरिटी से। इस दफा PTI के साथ सख्त वक्त आया, न लीडर बाहर भागा, और पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आई है। सर कैसे 30% वोट मिला है सर आपको, और टोटल वोट अगर कास्ट जो बाकी 70% है वो तो कहते हैं हमारा वोट है, बाकी जमातों का। सर एक मिनट है जो ना, एक मिनट है जाए, आप सबसे पहले देखें जो वोट पड़ा है हर दफा हर साल, चाहे आप 1988 कर ले, 1992 कर ले, 1996 कर ले, 2002 कर ले, हर दफा वोट जो होता है ना 47%, 35%, 47% पड़ता है, ठीक है। अब उसमें से जो सबसे बड़ी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है उसको नॉर्मली 35% गिव एंड टेक वोट पड़ता होता है। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये ऑफ द वोट कास्टेड होता है, ठीक है। एक तो होता है ना टोटल वोट कितना है, ठीक है, उसमें से टोटल वोट कास्ट कितना हो गया, और तो टोटल वोट कास्ट जो होता है उसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो होती है ना, जो हमेशा है, वो हमेशा पाकिस्तान, इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रो किया है एज अपोज टू एनीथिंग। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान हटा दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरीके से उनके लोगों को तंग किया, जिस तरीके से उनके सिंबल किया, जिस तरीके से जो किया, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केम आउट टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर फॉर्म 47 ना होता, ठीक है, फॉर्म 45 होता, तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठ गई। जो बाकी जमातों का वोट है वो कहां गया सर? देखिए बाकी के जमात आप डिवाइड कर लें, बाकी 70% के अंदर डिवाइड कर लें। मैं इनकी बातों का जवाब देते हैं, बात सुन लें। आपके वोट कहां गए सर? नहीं, मैं इनसे ये देंगे, वो तो छोड़ें। हाँ? कितने दिनों बाद ज़मीनी इलेक्शन हुआ? थोड़े से बाद, महीने 2 महीने बाद। इतना ही। किधर गए ये? बात ये है, अब मैं बात कर लूँ। एक तो ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, काश ये किसी यूके में बैठे होते ना मेरे साथ, मैंने वहाँ 5 चैनल को, आपके चैनल को भी वो होता है ना कि मैं कहता जी इसमें बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलना इंसान यहाँ फ़ख्र महसूस करता है। प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में किसी दूसरे बंदे की बात होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। मियां नवाज शरीफ, और देखिए AQ खान के आप निकाल लें बयानात, वो कहता था कि नवाज शरीफ का ऐसा जो उसने स्टैंड लिया कि हमने धमाके करने हैं, ठीक है, और उसकी सजा भी आपके सामने। कुछ दिनों बाद मुशर्रफ ने ये सारा कुछ किया। तो वो जो झूठ बोलना ना, मेरा ख्याल है मेरे भाइयों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने सिखाया यही है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो
35 पेंशन की बात थी ना, फिर उसके बाद क्या कहा इमरान ने, वो मैंने किसी से सुना था, सियासी बयान था। तो आप यहाँ झूठ बोलने की सजा जो है ना, जब तक ये बात कर रहे हो ना, आप किसी को कहते ये चारों बयान निकाल लें, 3 बयान, चारों बयान अच्छा मेरी आप बात पूरी होने दे, 1 मिनट, वो निकाल लें, अच्छा अहमद मीर, मैं नाम ले देता हूँ, अहमद मीर के प्रोग्राम में इमरान खान ने कहा वो एक सियासी बयान था। अगर आप निकले तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या होगा। तो झूठ बोलने से अगर आप समझें कि आप जितना झूठ बोलेंगे आपकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी बात यह है कि मलक रियाज की एक बात हुई थी। मलक रियाज आज वो जिस तरह का इंसान है, मलक रियाज यूके में आप कोई घर लेना तो आप ये नहीं कि पैसे उठा के जाके दे देते हैं, वहाँ एक सिस्टम है, एक सोलिसिटर है, वो मेरा सोलिसिटर, मैं जो घर बेचने वाला हूँ अपनी बात होगी, आपका सोलिसिटर अपना होगा। ये जो एनसीए के सामने ये केस गया ना, वो शहजाद अकबर किधर गया, इन्होंने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। शहजाद अकबर ने मलक रियाज और इमरान खान ने मिल के कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ये घर मलक रियाज और इमरान एक हो गए, ठीक है। वहां जाए इंक्वायरी हुई ना शुरू में, 1 मिनट में, तो इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि मलक, वो जब घर की इंक्वायरी हुई तो उन्होंने कहा जी कि जिन्होंने घर बेचा है उनकी तो सारी वो मनी ट्रेल सामने आ रही है, वकील बता रहा है बैंक से पैसा लिया है, बैंक को वापस चला गया, आपने पैसा कहाँ से लाया? तो उन्होंने कहा असल मनी लॉन्ड्रिंग तो आप हैं। उन्होंने मलक रियाज का 10 साल के लिए वीज़ा बंद यूके में, उसके बेटे का वो सारी मनी आई तो 190 मिलियन वही है ना। ये सारे लोग ताज साहब आप सर सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू जो है। अब मामला जो है 28 मई आ रही है, तो एक बहस छिड़ गई है कि जो है वो अपना एटमी धमाके किसने किए, किसने इनकार किया, किसके बयानात आए। ये तो खैर बयानात जो है वो जो भी हो, लेकिन धमाका तो हो गया। ताहिर साहब यही तलखी सर जो है वो आगे बढ़ती है और यही चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो अभी सर जो बताइएगा कि जो IMF के साथ डील चल रही है, मुझे आप अपना स्टांस बताइएगा पीपल्स पार्टी का, आप जो है वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, कि कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी? पेंशन में जो है वो इजाफा वापस लिया जा रहा है, पेंशन ख़त्म की जा रही है, और बाकी जो ऐसे इक़दाम सामने आ रहे हैं कि हुकूमत शायद जो है वो 10 अरब से ज़ायद के जो है वो टैक्स लगा रही है, टैक्सों की बरमार सर 1300 अरब जो है वो, सॉरी मैं भूल गया कि 1300 अरब के टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो सर कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी सर? देखिए, जहाँ तक एटमी धमाकों का ताल्लुक है तो मैं उसमें काफ़ी करीब से इन चीज़ों को देख रहा था। अच्छा। और बहुत से मशवरों में भी शामिल था। ठीक। फिर डॉक्टर कदीर साहब ने आके सेनेट के मेंबर्स को ब्रीफिंग भी दी थी, तो इसमें बहुत कुछ मुझे मालूम है और जो कुछ कहा जा रहा है हक़ाइक़ उससे कदरे मुख्तलिफ, लेकिन ये कि उनको बयान करना शायद मुल्की मफाद में ना हो। जहाँ तक ये मईशत का सवाल है तो उसमें कोई भी कमज़ोर मईशत जो है वो रेवेन्यू जमा नहीं कर सकती। आपको मईशत को मजबूत करना होगा, मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, और मुल्क की प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो रेवेन्यू आपसे आ पाएगा। ये जिस तरीके से पंजाब के किसान को तबाह किया गया है इस वक्त, ये हम नहीं खरीदेंगे आपसे गंदम, और जिस तरीके से ये इम्पोर्ट की गई है, इस तरीके से मईशत आगे नहीं बढ़ती। अगर आपके किसान के पास अगली फसल के पैसे नहीं होंगे तो फिर आपकी कॉटन जो है और राइस, जो कि दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो दोनों जो है वो फेल होंगी। आपको आगे तो ठीक है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सर मौलाना साहब बड़े नाराज़ हैं, कहते हैं या हम तैयार हैं या कब्रों में जाएंगे या जो है वो अंदर जाएंगे, जो मर्जी कर लें। नहीं, देखें मौलाना साहब के साथ जो कुछ है वो अपनी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ठीक है, लेकिन मौलाना साहब को वो भी इंशाल्लाह वो, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया, वहाँ जाके भी वो अपने जो है ना कि तहफ़्फ़ुज़ात बता सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला कर सकता है। लेकिन ये जिन चक्रों में पड़े हैं ना PTI वाले के, मौलाना साहब इनके साथ होंगे, मौलाना साहब इनके साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मौलाना साहब उस दिन वो शेर अफजल साहब थे, कौन थे वो, अभी भी बाज नहीं आ रहे थे, वो क्या कह रहे थे। तो ये मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए आज मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं, अपोजिशन है, हुकूमत है, उनको
एक जगह पे आना चाहिए। बाकी अगर आप इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, वो तो ये ऐसे ही चल रहा है। अब 190 मिलियन पाउंड का केस है, इमरान साहब कहते हैं मैं बेकसूर हूँ, कोर्ट में आके अपनी बेगुनाही साबित कर दें। हाँ। वो दूसरा जो मलक रियाज था जो आपने नाम लिया, वो बाहर बैठा हुआ है, वो और इमरान उस वक्त एक पेज पे थे, ठीक है। तो अदालतें जो है ना जी, अदालतें, मुझे यकीन है कि अदालतें अब किसी प्रेशराइज के अलावा प्रेशर में नहीं आएंगी। जज बहादुर होते हैं, बहादुर होना चाहिए, फैसले करेंगे। जब अदालतें आज़ाद होती हैं तो मुल्क भी ठीक हो जाते हैं। तो मैं इस यकीन के साथ अभी एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कायद ने कहा कि यार जो कुछ मेरे साथ हुआ सब कुछ सामने है, तो ये लोगों को बुलाओ, भाई ये क्या किया है तुम लोगों ने, मेरे साथ तो जो किया मैं बर्दाश्त कर लूँ, तो मुल्क के साथ क्या किया, वो 35 पंक्चर निकाल ले, मैं इनके साथ हूँ। मीर साहब को उसने कहा कि ये एक सियासी बयान था। बस ये इलाका है कि अभी भी 9 मई का वाकया है ना, ये लोग कहते हैं नहीं जी 9 मई मैं रिकॉर्डिंग आप निकाल लें। क्या करते थे, उन्होंने कहा कोर कमांडर का घर इधर है। तो भाई आपने किया है गलती की, माफ़ी मांग लो तो काम आके चले। माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी। अगर आपके जहन में ये है कि आप आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं और असल आपका यही है कि हमें वो माफ़ कर दें, अदालतों को बताना पड़ेगा। 9 मई की बात हुई सर, डॉक्टर साहब 9 मई की बात हुई है, तो जलाओ घराओ जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही थी, वो तो खुद बयान कर रहे थे कि हम मौजूद हैं इस वक्त, जो है वो कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। कोई कह रहा है हम GHQ के सामने खड़े हैं, कोई कहता है हम बल्ला एसार खड़े हुए हैं। थोड़ा सा रिकॉर्ड्स ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा करें। AQ खान साहब 27 जनवरी 2016 उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा। उसके बाद 1 जुलाई 2015, 28 मई 2013, आप उनके ये इंटरव्यूज निकाल के देख लें। हाँ। गौहर अयूब खान 21 जुलाई 2015, उनके इंटरव्यू 2 चैनल्स में आए हैं, दोनों में आप निकाल के देख लें। मुशर्रफ 25 फरवरी 2019, आप ये सारे निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कहा। मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने जो इंटरव्यू देखे टेलीविजन पे, मैं उसके बारे में बात बता रहा हूँ। आगे अगर वो झूठ बोल रहे थे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर ये आप छोड़ दें आवाम की खातिर। अब बात आ जाती है कि आपने क्या देखे, अहमद मीर का भी बता दें, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं कि वो 35 पंक्चर की वो सारे 35 पंक्चर का भी बिल्कुल कर ले, हर एक चीज का कर ले, 35 पंक्चर का कर लें, उन जजेस को खरीदने का कर लें, उन जो जस्टिस कयूम की वीडियो ली, ऑडियो ली थी, उनको निकाल लें, साकिब निसार का भी करें, हर एक चीज का करें। आप बेनजीर भुट्टो साहबा की वो भी लेकर आए कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ओसामा बिन लादेन ने तकरीबन पता नहीं कितने $मिलियन दिए थे 1992 में, 1990 में। आप जरा निकाल लें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के 1990 के, और उसके साथ वो निकाल लें ये दुरानी साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि इनको हम लोगों ने पैसे दिए, IGI बनाई थी। सब कुछ निकाल लें, मैं कहता हूँ निकाल लें, निकालना भी चाहिए। लेकिन अभी बात आ जाती है, अभी आप बात पूछ रहे थे, मियां साहब ने डिमांड किया कि निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसके खिलाफ? देखिए मैं समझता हूँ हर एक, देखिए इस मुल्क का मसला क्या है, इस मुल्क का मसला ये नहीं है कि जिसने मेरे खिलाफ वो क्या है। मेरे लिहाज से इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो है जुडिशरी, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो क्या नाम है इफ्तिखार चौधरी साहब हो, इफ्तिखार चौधरी साहब हो, चाहे वो इजाज़ कोई भी हो, सारे के सारे, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस है। मेरा नाम देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि हुमायूं तुम्हारा नाम हमने नादरा में, तुम अभी भी पाकिस्तान के सिटीजन हो, लेकिन हम तुम्हारा NIC कार्ड जो है ना, हम उसको नहीं मानते, उसको हम हटा देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, आप लोगों ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में आपने उसको रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन आपने उसका निशान हटा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस्लामाबाद एक शहर है, लेकिन आप मोटरवे पे इसका निशान हटा दो लोगों को बताने के लिए कि इस्लामाबाद किस तरफ है। या तो आप इस्लामाबाद एज अ सिटी खत्म कर दो, तो फिर आप इसका निशान कर दो। लेकिन अगर ये एज अ सिटी है,
आप इसका निशान कैसे खत्म कर सकते हो? ये तो लोगों को रास्ता दिखाने वाली जगह है, आप कहते हो। तो ये तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ज्यादा की थी, और इससे पहले भी चले जाए, आप जितने चले जाए, आप जस्टिस मुनीर के पास जाएं, आप जस्टिस मुनीर से स्टार्ट करें। उन्होंने जो स्टार्ट किया था ना, जो कि भाई नजरिया जरूरत की, आप उनको पकड़े, आप उनके पास चले जाएं, जस्टिस कयूम के पास चले जाए, आप जस्टिस स्टारर के पास चले जाए। आप मुझे बात बताएं सर, जिनकी ऑडियो लीक्स सामने आ गई, जो सबूत सामने आ गए, तो वो तो इसलिए कह रहे हैं ना। सर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जुडिशरी जिस दिन ठीक हो गई, पाकिस्तान की जुडिशरी जिस दिन ठीक हो गई, उन्होंने प्रेशर लेना बंद कर दिया, उन्होंने टाइम से डिसीजन कर दिया। देखें, इमरान खान का डिसीजन, नवाज शरीफ का डिसीजन, जरदारी साहब का डिसीजन, या 3-4 बड़े पॉलिटिक्स, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं 99.9% डिसीजंस की, जो कि आम अवाम है। आप वो डिसीजंस ठीक कर दे। अगर आप किसी जगह पे कि मेरा और इनका भट्ट साहब का मसला हो जाता है, मैं चला जाता हूं, भट्ट साहब बहुत ज्यादा मुझसे मालदार भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, इनको जब मिल जाता है, ये मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, मुझे रगड़ के 25 साल तक, 25 साल बाद कहते हैं, जब मैं मर जाता हूं मुझे कहते नहीं जी हुमायूं तुम ठीक ठाक थे। जिस दिन ये ठीक हो जाएगा ना, उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा, जो मर्जी कर। पर इसका मतलब ये है कि आप ये मान गए ना कि साकिब निसार ने जुल्म किया, वो कह रहे हैं ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं आप पता करें, निकालें, सब चेक करें। चीफ जस्टिस बनने वाले थे, चले गए, क्यों? आपको कुछ पता है? ऐसा कभी होता है? क्योंकि इजाजुल हसन उस काम में मौजूद थे, मॉनिटरिंग जज थे, और उसको कहते थे सजा दो, उनकी वीडियो मौजूद है। तो ये भी एक चीज का फैसला होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था। मुझे एक बात बताए, क्या मेरी वीडियो बगैर मेरे उसके बनाना जायज है? क्या मेरी वीडियो, पर्सनल वीडियो जो भी बना रहा है, क्या वो बनाना जायज है? वो बनाना जायज है, सोशल मीडिया पे यही तो चलता है, बनाना जायज है। ये तो आप लोग अगर आप यही काम करने शुरू कर दिए तो फिर तो हो गया ना फिर पाकिस्तान का। देखिए, ये होता है, इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग, इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग की सजा पता है क्या है? शोर डालने, ये ब्लैकमेलिंग है। देखिए सर, लास्ट जज अरशद मलिक ने मुझे कहा कि मैं आपको पॉइंट देता हूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मैंने बड़ा जुल्म किया नवाज शरीफ के साथ। जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये पॉइंट लेके जाएं। वो वीडियो मैंने खुद उसकी रिकॉर्डिंग की, मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट बैठा था, मैंने आईडी की, उसमें उन्होंने इतना कुछ बताया, उसमें इजाजुल हसन का भी नाम था कि उसने कहा ये मेरे सर पे बैठ के कहता था कि इसको सजा दो। तो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ का हक है, उसको इंसाफ मिले। हमारे मुस्लिम लीग की वर्कर का हक है कि हमें पता चले, जजेस कहें कि हाँ जी नवाज शरीफ के साथ। चलें, भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, ताज साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और हमने कोशिश की कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। लेकिन जो क्रक्स हैं और जो हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं वो यही है कि अगर निज़ाम इंसाफ जो है वो ठीक होगा, अगर हर एक शहरी को जो है वो इंसाफ ठीक मिलेगा, तो शायद जो है वो इस मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।